धीरे धीरे वह बच्चा स्पीड से चलना सीख लेता है, दौड़ना सीख लेता है, और इवन ऊबड़ खाबड़ धरती पर भी क्या करना, चलना सीख लेता है। और कोई सोचे कि मैं चलना सीख लूं, और आज के समय में मैं समझता हूं कि बच्चों को सीधा ही वॉकर में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पहले एक स्ट्रॉलर होता है, स्ट्रॉलर से उठा के सीधा वॉकर में डाल दिया जाता है। स्ट्रॉलर में बच्चा उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि उसे अपने ये जो आगे के हिस्से को मजबूत करने का मौका नहीं मिलेगा, अपने एल्बोस को, अपने रिस्ट को मजबूत करने का मौका उसको ढंग से मिलेगा नहीं। और फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उस स्ट्रॉलर में लेटे लेटे जब उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो माँ बाप उसे क्या कर देते हैं, वॉकर में टिका देते हैं, और सीधा वो क्या करता है, पांवों को इधर उधर चलाता है, और पांवों के सपोर्ट से व्हील्स चलने लगते हैं, और उसको फील आता है कि मैं तो चलना सीख रहा हूं। और हाँ, चलना वो सीख लेगा, लेकिन उम्र भर उसके अंग क्या रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे। तो जीवन की शुरुआत हमेशा बहुत धीमी होती है, और एकदम बेसिक से होती है, रूट्स से होती है। और हमारे जीवन के भी रूट्स, हमारे ज्ञान के जो रूट है, वो वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला में छुपे हुए हैं। और कहना चाहिए कि जो व्यक्ति वर्णमाला को अच्छे से सीख ले, वह अक्षरों को सीखते हुए शब्दों को अच्छे से सीख सकता है, और शब्दों को सीखते सीखते एक दिन क्या कर सकता है, एक दिन भाषा पर भी अपना कमांड, एक अपना अधिकार जमा सकता है। और जब कभी नई भाषा को सीखते हैं, एक तो हमारी मदर टंग होती है, और उस मदर टंग में हम सीधा प्राय शब्दों को बोलना सीख लेते हैं। और जब नई भाषा को सीखते हैं, तो वर्णमाला से प्राय हम शुरुआत करते हैं। तो दुनियादारी का ज्ञान हमारे लिए कई बार नया होता है, और उस नए ज्ञान को सीखने के लिए हमें वर्णमाला से शुरू करना होता है। और वर्णमाला का पहला अक्षर है, क्या है, अ। हिंदी में अ है, और इंग्लिश में ए है। और आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी बच्चों को एबीसीडी सिखाने का तरीका उन्होंने बदल दिया है। वो बच्चों को एबीसीडी ऐसे नहीं सिखाते जैसे अपन लोगों ने सीखा है। वो बोलते हैं अ ब क ड, क्या बोलते हैं, कुछ इस ढंग से सिखाने लग गए। अलग अलग स्कूल्स में, यहाँ वैसा स्कूल है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कई जगहों में हमने सुना है, देखा है, बच्चों को उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उच्चारण के आधार पर एबीसीडी उन्हें सिखाई जा रही है, अ ब क ड। और अपन हिंदी में तो उच्चारण से ही सीखते हैं, अ बोले तो अ ही होता है, अ का कभी कोई दूसरा उच्चारण निकलता है क्या? नहीं, अ यानी अ ही होता है, क यानी क ही होता है। अब इंग्लिश में सिंग पूछ बहुत अलग है, कहीं साइलेंट होता है, कहीं वायलेंट होता है, कहीं एक्टिव होता है, कहीं स्लीप में होता है, पता नहीं। वो अक्षर को पहचानने में बड़ी क्या हो जाती है समस्या, एक परीक्षा होती है। तो इंग्लिश का लेटर, फर्स्ट लेटर ए है, हिंदी में अ है, और उस ए से बहुत सारे शब्द बनते हैं। और मुझे लगता है कि इस ए में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, बी सी डी, बहुत कुछ हमें सीखना है। तो हम कुछ सीखें उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे कर लेता हूं। जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं सभी से मेरा एक प्रश्न है। मेरे हाथ में एक नोटबुक है, क्या है, मेरे हाथ में एक नोटबुक है, इसका भार कितना है, कितना वजन है इसका, कितना वजन होगा? 100 ग्राम। अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा गेस किया आपने। और कोई बताएगा? इस नोटबुक का वजन देख लीजिए, इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, जो भी देखना है आपको, कितना वजन होगा इसका? हाँ, 50 ग्राम। वाह, जबरदस्त। और कोई गैस कीजिए। हाँ, 100 ग्राम। अच्छा, कोई स्टेशनरी वाला नहीं है इधर? हाँ? थोड़ा अंदाजा लगाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। 100 ग्राम में तो ये डायरी है, पेपर के ऊपर नहीं, पेपर के अंदर कितना वजन है? हाँ, पेपर, मैं समझ गया आपकी बात कि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। वो जीएसएम, अब सारा तो मैं अब उसका तो क्या बताऊं आपको, आगे पीछे कहीं लिखा हुआ भी लगभग नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, थोड़े अंदाजा लगाइए। 250 ग्राम। हाँ, बहुत अच्छा, आगे बढ़ रहे तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। 100 से 250 पे पहुंच गए, वजन बढ़ गया है मेरी डायरी का, नोटबुक का। हाँ,
और बोलिए, कोई और अंदाजा लगाइए कितना वजन होगा? हो, अब देखो नया नया अंदाज आ गया इनका। 100 से 250 पर पहुंचे और ये बोल रहे हैं कि इसमें लिखे हुए अक्षरों का वजन तो और ज्यादा होगा, जिसे तोला नहीं जा सकता। बहुत सुंदर। अब यहीं से शुरुआत होती है। हमारा एक ऐसा है ना? और थोड़ा इसमें और कुछ अच्छा जोड़ सके, लोग आगे बढ़े हैं। अब वजन ग्राम पीछे रह गया, गुणों पे आ गए। क्या? उसके गुणों पर आ गए। और बोलिए इसमें क्या भार होगा? इसमें कितना भार होगा? बहुत सुंदर। ये क्या बोल रहे हैं कि टाइम पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसको 2 मिनट पकड़ के रखता हूं तो मेरे लिए कोई बहुत भारी वस्तु नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसे पकड़ के इसको 2 घंटे खड़े रहना हो तो क्या हो जाएगा? ओनली 2 आवर्स। 2 घंटे इस नोटबुक को ऐसे पकड़ना हो, बड़े से बड़ा वेट लिफ्टर भी क्या हो जाएगा? क्या परिणाम होगा? और अगर इसको मैं 1 दिन पकड़ के रख लूं तो है? 2 मिनट पकड़ू तो क्या होगा? कोई खास फर्क नहीं होगा। और 2 घंटे अगर इसको उठाए रखूं तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? हाथ में क्या आने लगेगा? हाँ, तनाव आने लगेगा, झंझनाहट आने लगेगी। और अगर मैं इसे 2 दिन रख लूं तो, या 1 दिन रख लूं तो हाथ क्या हो जाएगा? पूरी नसें क्या हो जाएगी? और शायद क्या करना पड़ेगा? हाँ, नीचे भी गिर सकती है, कंट्रोल भी छूट जाएगा। और तो और अगर कोई जबरदस्ती करे तो उसको शरीर पर दूसरा अन्य दुष्प्रभाव भी भोगना पड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई घटनाएं घटित होती है। अगर उसको आप थोड़े समय तक रखें अपने सामने, थोड़े समय अगर अपने दिमाग में उसको लेके चले, तो उसका वजन या भार कभी ज्यादा नहीं होता। लेकिन 2-4 घंटे रख ले तो आप थोड़े ढीले पड़ने लग जाते हो। अगर 2-4 घंटे उसको रखें तो तनाव महसूस करने लगते हो। और अगर 1 दिन अगर उसको ढो लो, अगर 2 दिन अगर उसका वजन अपने सिर पर लेकर के चलो, तो क्या होगा? आपको जीवन में सब कुछ सूना सूना नजर आने लगेगा, आप खुद भी बीमार पड़ने लग जाओगे। और कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति, अवांछित परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसको 2 मिनट सोच करके अगर समाधान मिलता है तो ठीक, नहीं तो उसको एक बार साइड में रख देते हैं। लेकिन कुछ लोग साइड में नहीं रख पाते, वे क्या करते हैं कि 2 घंटे 5 घंटे उसको अपने दिमाग में ढो के चलते। उदाहरण के लिए, मैंने आपको कोई बात कहते कहते कोई शब्द कह दिया और वह शब्द आपको चुभ गया, तो आप जब तक यहां से घर जाओगे ना, तब तक आपके दिमाग में रहेगा कि महाराज ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने किया क्या, मेरी गलती कहां थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वह शब्द आप अपने दिमाग में, और जब जब मुझे देखोगे, जब जब मुझे देखोगे, आपको वही शब्द क्या होने लगेगा? याद आने लगेगा। आप उस शब्द को याद करके बार बार क्या होने लगोगे? दुखी होने लग जाओगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन उस दुश्चिंता को समर्पित कर देते हैं और मान बैठते हैं कि मैं तो अपने जीवन में हार चुका हूं, मेरे जीवन का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। और ऐसे लोग अत्यधिक तनाव में जीते हैं और उस तनाव की स्थिति से निकल नहीं पाते और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी नहीं पाते। और आप में भी बहुत सारे लोग होंगे कि कुछ चीजों को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका बोझ ढो लेते हैं, तो उनका जीवन क्या हो जाता है? जीवन दुखमय बन जाता है। और अब हमें जीवन का ये सीखना है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हम किस चीज को कितना महत्व दें, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए कि हमें क्या बात को महत्व देना है और क्या बात को महत्व नहीं देना है। अरे कई बार तो हालत और ऐसी विचित्र हो जाती है, चिंतनीय स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि उसके बाल तो भूरे हैं, मेरे काले क्यों हैं? बस वही टेंशन का कारण बन जाता है। आश्चर्य की बात है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उसके बाल ब्राउन है, मेरे, अरे उसका कलर उसके पास, मेरा कलर मेरे पास,
क्यों चिंता करना। अच्छा, आप लोग कभी ताजमहल देखने गए? कोई है ताजमहल देखने गया हो? अच्छा, किसी ने कुतुब मीनार देखा है? कुत्ता बीमार नहीं बोला मैं, कुतुब मीनार बोला। ओ, क्या कुतुब मीनार किसी ने देखा? हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने कभी ताजमहल को देखा तो कभी आपके मन में आया कि ये व्हाइट क्यों, ग्रीन क्यों नहीं? कभी आया दिमाग? है? शायद नहीं आया। अगर आया है तो इसका मतलब आप स्पेशल से भी स्पेशल इंसान हो, और शायद आगरा पहुंचने की तैयारी पूरी है आपकी। है क्या? आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है और आगरा में पागल खाना भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। तो क्या आपने उसे स्वीकार किया कि नहीं किया? किया ना। अच्छा, कुतुब मीनार को देखा, लाल रंग की है, शायद थोड़ा लाल पिंक ऐसा कुछ रंग है, देख करके ये मन में तो क्यों नहीं आया कि भाई ये सफेद क्यों नहीं, ये काली क्यों नहीं, ये नीली क्यों नहीं? देख लिया, उसे स्वीकार कर लिया। अरे तो भाई अपने बालों को क्यों नहीं स्वीकार किया उसके प्रति? कई लोगों को अरे मेरी आंखें गोल क्यों है, मोटी क्यों नहीं है, छोटी क्यों नहीं है, बड़ी क्यों नहीं है, न जाने क्या क्या व्यक्ति सोचने लगता है और उसी को अपने दुख का कारण बना लेता है। और आप ध्यान रखना कि जीवन में नजरिए का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किन बातों को स्वीकार करना, किन बातों को अस्वीकार करना, किन को सेलेक्ट करना, किन को रिजेक्ट करना, किन को अपनाना, किन्हें छोड़ना, ये बहुत महत्व की बात होती है। बस अगर आप जरूरत के बिना की बात को अगर ढो करके चलते हो तो आप बोझिल हो जाते हो, तनाव से ग्रस्त हो जाते हो, आपके जीवन की गति भी रुक जाती है। और अगर आप जरूरत की चीज को ग्रहण करते हो, जरूरत की बात को, जरूरत के ज्ञान को ग्रहण करके साथ लेके चलते हो, तो वह आपकी शक्ति बन जाती। क्या बन जाती है? शक्ति। और ये एटीट्यूड हमारा सही होना चाहिए। जो चीज जैसी है उसे उस रूप में स्वीकार करें, और उसमें भी अगर कुछ अच्छा ग्रहण कर सके तो हमें उसमें से अच्छा ग्रहण करने का लक्ष्य रखना चाहिए। घटनाएं हमारे साथ होगी, परिस्थितियां हमारे साथ आएगी, निश्चित रूप से आएगी, और हर परिस्थिति में आप कुछ कर पाओ संभव नहीं है। मुझे लगता है इंग्लिश का एक और वर्ड जो बहुत उपयोगी है, और वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी कि नेचुरल क्वालिटी और एबिलिटी। हर व्यक्ति की अपनी प्राकृतिक क्षमता होती है जो उसे प्रकृति से कर्मों के कारण मिली हुई होती है। किसके कारण मिलती है? कर्मों के कारण, प्रकृति के कारण मिलती है। और उस प्रकृति को बदलना सीधे तौर पर हमारे लिए संभव नहीं होता, प्राय असंभव कह दे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। और बस हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो किसमें कर सकते हैं? एटीट्यूड में, हमारे नजरिए में, हमारे दृष्टिकोण में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और एक अच्छा दृष्टिकोण व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोगी तत्व होता है। तो जीवन के इस ए पर, इस एटीट्यूड पर आपका ध्यान होना चाहिए। और हमारी आगमवाणी में भी बहुत सुंदर एक बात प्राप्त होती है, समयंति मंडमानस समिया वा असमिया वा समिया होई उवे हाय। कि जो व्यक्ति समदृष्टि से युक्त है, जिसके नजरिए में, जिसके दृष्टिकोण में समत्व विकसित हो गया है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ अनुकूलता ढूंढ लेता है। या ऐसा कह दे कि उन प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को बैलेंस और संतुलित कर देता है। और बस नजरिए पर सब कुछ निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हमारे अपने नजरिए पर, हमारे अपने देखने के तरीके पर निर्भर करता है। और अगर आपका देखने का तरीका अच्छा है या देखने का तरीका अलग है, तो कहना चाहिए कि आप हर जगह कुछ अच्छा ग्रहण कर सकते हैं। एक बार की बात, बारिश का मौसम था, और उस बारिश के मौसम में एक जंगल में कुछ मेंढकों की टोली इधर उधर फलांगे फुलांगे मारती हुई घूम रही थी। और घूमते घूमते क्या हुआ कि बीच में एक बड़ा सा गड्ढा आया, और कूदते फांदते 2-3 मेंढक क्या हुए? उस गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की गहराई बहुत ज्यादा थी, कूद करके मेंढक के लिए बाहर आना प्राय असंभव जैसा था। और आसपास जो उनके साथी मेंढक खड़े थे, वे नीचे देख रहे। क्या देख रहे हैं? कि हमारे 2-3 साथी क्या कर गए? नीचे गिर गए। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपका कोई साथी गिर जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए। पहले फोटो नहीं लेनी चाहिए?
क्या सेल्फी लेनी चाहिए? लोग लेते तो यही है, पहले वीडियो उतारते हैं। आजकल कई आश्चर्य होते हैं कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है, चलो एक्सीडेंट तो अब गाड़ी से हो रहा है तो अब बचाने तो सीधा कहां जाएंगे, लेकिन कई कई लोग हैं कोई घटना का पहले वीडियो उतारते फिर एक्शन लेने की तैयारी करते हैं। पहले फोटो लेते हैं फिर अपना क्या देखते हैं कि अपना मैं क्या संभव योगदान दे सकता हूं, सहयोग कर सकता हूं। खैर कोई बात नहीं, वे मेंढक 2-3 मेंढक गिर गए, आप इधर उधर बाहर जो मेंढक खड़े हैं वे उनको कुछ बोल रहे हैं अपनी भाषा में, और कहानीकार की अपनी एक विशेष कल्पना, और बहुत सुंदर इस कहानी के माध्यम से एक संदेश मिल रहा है कि वे बाहर जो मेंढक खड़े हुए उनसे बोल रहे हैं कि अब तुम बाहर नहीं आ सकते। क्या अब तुम बाहर नहीं आ सकते? यही तुम्हारी जीवन की लीला क्या होने वाली है, समाप्त होने वाली है। और यहां आज तुम क्या ले लो? जीवित समाधि ले लो। क्या ले लो? और आज तुम्हारे जीवन का अंत बस इसी गड्ढे में हो जाने वाला है। और जैसे ही यह प्रतिक्रिया उन मेंढकों के द्वारा हुई तो जो अंदर 3 मेंढक थे, एक मेंढक तो क्या हुआ, बस निढाल हो गया, हाथ पैर ढीले छोड़ दिए, बस इंतजार कर रहा है। किसका? किसका इंतजार कर रहा है? बस जीवित समाधि यही होने वाली है। जो भी कहीं ऊपर से फूल आदि बरस जाएंगे बस उनको सहन कर लेंगे, बस खत्म हो जाएगा काम। दूसरा मेंढक थोड़ी कोशिश करता है, लेकिन वह भी जब बार बार बाहर से जब मेंढक साथी, अब देखना ये साथी कैसे होते हैं, साथी बार बार क्या बोल रहे हैं? यू कांट डू इट, यू कैन नॉट, तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारा जीवन यही संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब बार बार उन बातों को सुनता है तो सुन करके क्या करता है? वह भी हिम्मत हार जाता है। लेकिन तीसरे मेंढक में गजब की क्वालिटी थी, वो बहरा था। क्या था? उसको सुनाई नहीं देता था, और वह बार बार देख रहा है उनके हाव भाव को। वो कोई ऐसे हिला रहा है, कोई यूं हिला रहा है, कोई कैसे ही कर रहा है, कोई बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो समझ रहा है कि मुझे लगता है कि ये मेरा उत्साह बढ़ा रहे, कि तू वहां से दबा, ऐसे से छलांग मार, यूं कूद, वैसे कर, वहां से सपोर्ट ले, कुछ बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम यू कैन डू इट, यू कैन ओवरकम, यू कैन कम आउट, आप बाहर आ सकते हो, आप इससे उबर सकते हो, आप निकल सकते हो, आप कर सकते हो। और जब बार बार इस प्रकार की भावना उसके अंदर घूमती है, ऐसे विचार उसके अंदर चलते हैं, वो अपनी मेहनत को और क्या करता है? और प्रबल करता है, और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा कि प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। और जैसे ही वो छलांगे मारता जाता है तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, और एक छलांग ऐसी मारता है उसको खुद को आश्चर्य होता है, और वो उस खड्डे के बाहर आ जाता है। और बाहर आकर के पहले, सबसे पहले सभी को क्या करता है? आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया। सब सोच रहे हैं हमने कौन सा हौसला बढ़ाया, हमने ना तो हौसला बढ़ाया, ना तुम्हारे लिए कुछ प्रेरणा कही। वो बोलता है कि दरअसल बात ऐसी है कि मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बार बार कुछ इशारे कर रहे हैं, और मुझे लगा कि तुम इशारे कर करके क्या कर रहे हो? मेरे अंदर जोश जगा रहे हो। और उस जोश से मैं क्या हुआ? इस विपत्ति से बाहर आ गया। जोश लोगों ने जगाया? जगाया क्या? नहीं जगाया। कहाँ आया? उसके अपने मस्तिष्क में। और कहते हैं कि मैन इज मेड एंड अनमेड बाय हिमसेल्फ, कि अगर व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति का विकास होता है, या व्यक्ति का विध्वंस या नाश होता है, वह व्यक्ति के स्वयं के द्वारा होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। और जो दूसरा मेंढक था ना, वो कैसा था? वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये वजन कहां रखूं, कैसे रखूं। ठीक है, सुन लिया, लोगों को सुन लिया कि मैं ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सुनना कितना जरूरी है। और आप भी देखना, बड़े उस्ताद है, जिन बातों को साइड में रखना है
उनको तो लेकर के चलते और जिनको लेकर चलना उनको साइड में रख देते। जैसे आपके सामने कोई बौद्धिक कार्यों में, कोई सांसारिक कार्यों में, कोई ईर्ष्या, घृणा या इस ढंग के कामों में कोई बदले लेने की सोच के साथ अगर कोई भावना जागती है तो आप उसको लंबे समय तक लेकर के चलते हो और आप बहुत ध्यान देते हो कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। आप उसे ढोकर के चलते हो, लेकर के चलते हो और ताउम्र उस वजन को अपने साथ में रखते हो। और अगर किसी ने आपका उपकार किया, अगर किसी व्यक्ति ने आपका सहयोग किया, आज भी मैं पूछ लू ना कि आपका घोर अपमान करने वाले कौन कौन लोग हैं, उन्होंने कब कब आपका अपमान किया और क्या क्या शब्द बोले, आप सारा नोट करवा दोगे मुझे। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया, तुम्हारा सहयोग किया और तुम्हारा कठिन परिस्थिति में, उस स्थिति से बाहर निकलने में एक मार्गदर्शन किया, मिले होंगे, मुझे तो याद नहीं। आपको स्कूल में वो टीचर याद होगा जिसने आपको मारा पीटा, लेकिन वो टीचर आपको याद नहीं होगा जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया। शायद आपको आपके माता पिता की भी वो प्रतिक्रिया याद होगी कि जब आपके मम्मी पापा ने आपको कमरे में बंद कर दिया, डांटा, फटकारा, चांटा मारा, जो भी, ऐसी बातें तो याद रही होगी, याद होगी भी। और अगर आपके माता पिता ने आपको लाड़ प्यार किया, दुलार किया, वो बातें याद है? नहीं। हम किसको ढोकर के चल रहे हैं, किसका वजन लेकर के चल रहे हैं, और आप खुद उस अनावश्यक वजन को लेकर के स्वयं को निष्क्रिय बनाने का काम कर रहे हो। लोग सोचते हैं कि हमें ऊंचे उठना है, ऊपर उठना है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जब तक आपका नजरिया यानी आपका एटीट्यूड ऊपर नहीं उठेगा, उसमें एक अच्छा सही परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड यानी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और सी लेवल, कि समुद्र या भूतल से आपकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि सामान्य रूप में आप स्वयं कितने ऊंचे उठे हुए हो, तो यह कौन निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? आपका एटीट्यूड यानी आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका क्या चिंतन। तो हम अपने चिंतन को स्वस्थ बनाएं, हमारे नजरिए को स्वस्थ बनाएं, और जिससे एक अच्छा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सके। तो जीवन की एबीसीडी का जो ये ए है, वो कौन सा है? हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कि हमारा दृष्टिकोण ही सब कुछ है। किसी ने सुंदर कहा कि किश्ती बदले तो किनारा बदल जाता है, और दृष्टि बदले तो, नजर बदले तो नजारा बदल जाता है, और दृष्टि बदले तो दुनिया बदल जाती है। तो आप भी अपनी दृष्टि में एक सही परिवर्तन लाएं, हमारी दृष्टि को स्वस्थ बनाएं, और उस स्वस्थ दृष्टि का एक सही मार्गदर्शन जो भगवान महावीर से हमें मिलता है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, यानी कि जो चीज वस्तु जैसी है उसे वैसा देखना, उसे वैसा जानना, उसे वैसा मानना, उसे वैसा समझना। तो ये समदृष्टि, ये सम्यक दृष्टि हमारे में जागृत हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। सहज हो मन जड़ चेतन, करे दर्शन स्वयं के हम बने।